Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Rest and Motion, Kinematics, Chapter 3, Objective 1, Question number 4 से लेकर 8 तक को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 for some time and with the uniform velocity v2 for the next equal time. The average velocity v is given by a b c d में से क्या होगा ये निकाल के देखना है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि एवरेज वेलोसिटी की जहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, v एवरेज, इसका मतलब क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम। ठीक है, तो कह रहा है कि पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन पर कोई आदमी जो है वो ट्रेवलिंग कर रहा है विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। टाइम बराबर है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो यहाँ से यहाँ आता है, तो यहाँ से यहाँ आने में वो जो टाइम लेता है t लेता है, और फिर मान लीजिए कि यहाँ से ये व्यक्ति फिर यहाँ से यहाँ आता है तो वो टाइम t लेता है। ठीक है, इक्वल टाइम है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v1, और यहाँ से जो वेलोसिटी फिर स्टार्ट होता है वो v2 होता है। यहाँ से इधर v2 और यहाँ से यहाँ तक v1। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करना है। तो v एवरेज का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर v हम एवरेज की बात करते हैं तो वहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो x1 है, और फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो x2 है। तो जब v एवरेज की हम बात करेंगे, v एवरेज की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 बाई टोटल टाइम टेकन, तो टाइम जो है t प्लस t, 2t टाइम लग रहा है। चूंकि ये 1D मोशन है इसलिए जो इसका डिस्टेंस होगा वहीं उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो मान लीजिए कि ये x1 प्लस x2 बराबर t1 प्लस ये t प्लस t लिख रहे हैं, तो इसको अगली बार क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए ये x1 है, तो x1 को जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो x1 के लिए क्या लिखेंगे? v1t लिख सकते हैं, और x2 के लिए क्या लिख सकते हैं? v2t लिख सकते हैं। पूछिए क्यों? तो मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हुआ? वेलोसिटी इंटू टाइम। ये भी डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अब इसी में x1 और x2 का मान दे देंगे। तो x1 के जगह रखेंगे v1t, x2 के जगह क्या रखेंगे? v2t बाई ये t प्लस t क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। अब इसमें अगर हम t कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? v1 प्लस v2 बाई 2t। अब t से t कट जाएगा। ठीक है, जब t से t कट गया तो हमें जो मिला वो क्या मिला? हमें मिल गया v1
प्लस V2/2, ये भी एवरेज। तो देखिए यहाँ जो एवरेज वेलोसिटी है इसको ये क्वेश्चन V से डिनोट कर रहा है, तो VAV को हम लोग V से डिनोट कर सकते हैं। VAV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग V एवरेज को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये V एवरेज को भी लिखा है। ठीक है, तो ये तो आपका V एवरेज के बराबर हुआ, ये भी हल करके यहाँ आया, तो यानी कि अगले टर्म में जो हम लिख सकते हैं वो यहाँ लिख देता हूँ, V एवरेज को भी लिख दिया, बराबर क्या लिख दिया, V1 प्लस V2/2। अब ऑप्शन से देख के मिला लेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए, V इक्वल टू V1 प्लस V2/2, V इक्वल टू V1 प्लस V2/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हुआ वो ए हुआ। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसे मिटा देता हूं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे विचार किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x and with uniform velocity v2 for the next equal distance, the average velocity v is given by। देखिए उस क्वेश्चन में इक्वल टाइम था तब एवरेज वेलोसिटी निकालना था, इस क्वेश्चन में जो है वो आपका विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन पे व्यक्ति जो है वो ट्रेवलिंग कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस की बात करता है तो इसे 2 बराबर भाग में बांट दीजिए। ये भी क्या हो गया, x हो गया, ये भी क्या हो गया, x हो गया। यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ x। जब जो है पर्सन यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी होती है v1। ठीक है, और फिर जब यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ जब आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। यहाँ तक v2 रहती है, यहाँ से यहाँ तक v1 रहती है वेलोसिटी। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम इसमें ये एज्यूम कर लेंगे कि जो पर्सन है वो मान लीजिए कि यहाँ लेता है समय t1, यहाँ से यहाँ आने में t1 लेता है, और फिर यहाँ से यहाँ आने में क्या लेता है, t2 समय लेता है। ठीक है, तो अगर v एवरेज की बात की जाए तो फिर वही है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट समझिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी कि टोटल टाइम। ठीक है,
तो जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ x प्लस एक्स, क्या हो गया 2x। इसने x प्लस एक्स 2x, चूंकि ये 1D मोशन है तो जितना डिस्टेंस होगा वहीं उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2x, टोटल टाइम टेकन हो गया t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। ठीक है, ये v जो है, v क्या हुआ, v एवरेज हुआ। अब चलिए एक बात कि यहां समझने वाली बात है कि ये डिस्प्लेसमेंट x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, v1 t1 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको ज़्यादा आगे बढ़ाएं तो t1 इक्वल टू लिख सकते हैं v x बाई v लिख सकते हैं, x बाई v1, t1 इक्वल टू x बाई v1। उसी तरह से अगर हम t2 निकालना चाहें तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v2 t2। दिस इम्प्लाइज अगर हम t2 निकालना चाहें तो x बाई v2। बस इसी का मान इसमें पुट कर देंगे। ये तो 2x हुआ, ठीक है, और t1 के जगह क्या लिखेंगे, x बाई v1, t2 के जगह x बाई v2। आगे हल करेंगे तो 2x, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, x से x कट जाएगा तो v एवरेज जो मिलेगा वो मिलेगा 2 बाई 1 प्लस v 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ठीक है, अगला स्टेप, इस क्वेश्चन में v एवरेज वेलोसिटी को v से डिनोट किया है, यानी कि v ए भी को हम v ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो v ए भी को ले लिया v। ठीक है, तो जब इसको v ले लिया तो ये 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 हो गया। अब इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ये पूरा को इधर लाइए, पूरा को इधर ला दिए तो ये 2 बाई क्या हो जाएगा, v नीचे चला जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, 2 बाई v इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो
आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर विथ एन एक्सिलरेशन ए। The acceleration of the stone after the release is a upward, g minus a upward, g minus a downward, g downward। कह रहा है कि कोई लिफ्ट है, मान लीजिए वो आपका ए एक्सिलरेशन से जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है लिफ्ट। अगर इसमें कोई मान लीजिए कि आदमी हो और उसके हाथ में कोई स्टोन हो और वो स्टोन को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज, तो कह रहा है कि रिलीज करने के बाद अगर ए एक्सेलरेशन से वो एलिवेटर जा रहा है, लिफ्ट जा रही है, तो उस स्टोन का जो एक्सेलरेशन होगा वो बताना है। तो सीधी सी बात है कि जब तक मान लीजिए कि उस आदमी के हाथ में स्टोन है, ठीक है, तो उस पर जो है वो इफेक्टिव एक्सिलरेशन काम करेगा। लेकिन ज्यों ही उसने रिलीज कर दिया तो स्टोन क्या आ गया, स्टोन लिफ्ट के अंदर हवा में आ गया। अब वो लिफ्ट के कांटेक्ट में नहीं है, अब स्टोन जो है वो हवा में आ गया। तो हवा में आ गया तो इस पर जो एक्सिलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, वो जी ही लगेगा। और किधर लगेगा, जी किधर लगता है, डाउनवर्ड। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि डाउनवर्ड। जब वो कांटेक्ट में रहता तो वो इफेक्टिव हो जाता, लेकिन जब ही वो कांटेक्ट से छोड़ दिया, ऐसे रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो हवा में आ गया। तो अब कहने का मतलब है कि इसमें जो लगेगा वो एक्सिलरेशन लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, जी डाउनवर्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोगों ने देख लिया। और उत्तर जो होगा वो डी होगा, जो दिया हुआ है क्या होगा, जी डाउन वार्ड, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है, लिफ्टे के अंदर है लेकिन हवा में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो गया। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे विचार करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग throws 2 balls A and B। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, तो इसकी कुछ हाइट है, एच हाइट है मान लिया, और इसके टॉप पर कोई एक आदमी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई आदमी है। यहाँ से वो क्या करता है कि बिल्डिंग थ्रो 2 बॉल्स, उसके पास 2 बॉल है, एक बॉल है ए, एक बॉल है बी।
तो वो ए बॉल को थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, तो ए बॉल को वर्टिकली अपवार्ड फेंक देता है ऐसे, मतलब वर्टिकली अपवार्ड फेंक देता है ऐसे, तो मान लीजिए बॉल आ जाएगा ग्राउंड पे ऐसे, ठीक है। द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड एंड बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक बॉल बी है तो बी को मान लीजिए कि वो यहीं से छोड़ देता है, तो ये भी ग्राउंड पे आ जाता है। ये बॉल बी है, ये बॉल ए है, तो बी भी ग्राउंड पे आ गया और ए भी ग्राउंड पे आ गया। अब ग्राउंड पे आने के बाद एक चीज है कि दोनों बॉल को सेम स्पीड से फेंकता है, ऊपर भी फेंकता है तो इसको मान लीजिए यू स्पीड से, और यहाँ भी फेंकता है नीचे भी, तो इसका भी इनिशियल क्या है, स्पीड यू है। एक बॉल को ऊपर फेंक देता है, एक बॉल को नीचे फेंक देता है, दोनों आके ग्राउंड से टकराता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड वी ए, वी ए स्पीड यहाँ पे इसका हो जाता है ए वाले का, और इसका स्पीड हो जाता है वी बी ग्राउंड के पास, ठीक है। तो आपको वी ए और वी बी में रिलेशन निकालना है। तो एक बात गौरतलब है कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तो मान ही लिया है कि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक को नीचे की ओर फेंकता है, एक को ऊपर फेंकता है, ठीक है। और भी क्या है, वहीं लास्ट स्पीड है, यहाँ और यहाँ दोनों का, तो दोनों को पहले सेम स्पीड से फेंकता है वर्टिकली। ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग थ्रो 2 balls and with the ball ए थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड बी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड से, इसलिए दोनों का स्पीड यू मान लिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम वी ए की बात करें तो वी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी इनिशियल स्पीड यू स्क्वायर है, और 2 ए का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ ए का मतलब हो जाएगा जी, क्योंकि जो लगेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो जी जब भी लगता है तो वो क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जो डाउनवर्ड का साइन हमने माइनस ले लिया और अपवर्ड का साइन प्लस ले लिया, ऊपर का नीचे वाला माइनस। तो पहले के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो ए बॉल को तो मान लीजिए कि वो फेंक दिया ऐसे और ऐसे से ऐसे आया, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, जी, ए की जगह जी, तो जी डाउनवर्ड है नीचे की ओर, तो इसको माइनस ले लिया है, तो माइनस जी। एस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो जब बॉल यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ आया, मतलब जहाँ से गया वहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। और बाकी जो ये बचा उसका यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ए वाले का, तो ए वाले का डिस्प्लेसमेंट h हुआ, मतलब ये वाला हाइट हुआ। क्योंकि यहाँ से बॉल फेंका गया और यहाँ तक आया, तो मान लीजिए कि जहाँ से चला वहीं आया, तो यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट समझिए। अब फिर यहाँ से नीचे गया तो कहने का मतलब कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये एच के बराबर है, बिल्डिंग के हाइट के बराबर है। और ये क्या है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे, इसलिए इसको भी हम माइनस ले रहे हैं।
तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2GH, ये आपका मिल गया वी स्क्वायर बराबर। अब चलिए, पहले बॉल का तो ये ग्राउंड के पास हम लोगों ने स्पीड देख लिया, वी क्या होगा। अब दूसरे की बात करते हैं, वी की बात करते हैं। तो वी स्क्वायर, इसको भी सेम स्पीड से डाउनवर्ड फेंका गया है, तो वो भी यू माने हैं, तो यू स्क्वायर प्लस 2। ए के जगह ये भी जी है, तो जी नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे का जो डायरेक्शन लिए हैं वो माइनस लिए, इसलिए माइनस लगा दिया। अब वो बॉल यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ ऐसे नीचे आ रहा है, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ h हुआ, तो ये भी माइनस h हो गया। जब हम इसको हल करेंगे तो ये भी मिलेगा यू स्क्वायर प्लस 2GH वी स्क्वायर। अब एक बात यहाँ गौरतलब है कि ये इसकी तुलना किया जाए और इसकी तुलना किया जाए तो दोनों का मान बराबर है, तो इसलिए दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं कि वी ए बराबर वी बी, क्योंकि ये भी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH के बराबर है और ये भी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH के बराबर है। तो दोनों जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो दोनों का जो स्पीड होगा वो बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वी ए बराबर वी बी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे विचार करेंगे, इसको देख लीजिए, तो इसको मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, ए में दिया है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन, इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन फॉर 1 इंस्टेंट ओनली, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन फॉर 2 इंस्टेंट। अब थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा कोशिश कर दिए हैं, आएगा। क्वेश्चन तो सुना ही दिए, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। इसके लिए मान लीजिए कि एक अच्छा उदाहरण हम ले रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई पार्टिकल को कोई एंगल पे फेंकते हैं, मान लीजिए यहाँ से फेंक दिए इस पार्टिकल को,
इस तरह का इसका पाथ होगा। अब बात है कि ये कह रहा है कि इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, तो मान लीजिए कि इसको अगर शुरू से हम फेंक दिए तो मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी अगर u है और ये थीटा बना रहा है, तो x एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा होगा और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो होगा वो u sin थीटा हो जाएगा। u cos थीटा इसे हॉरिजॉन्टल की ओर ले जाएगा और u sin थीटा इसे वर्टिकल ऊंचाई की ओर ले जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सीलरेशन की जब बात करता है तो मान लीजिए कि जब पार्टिकल यहाँ आ गया तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। अब एक्सीलरेशन जो लगेगा वो क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। एक्सीलरेशन जो लगेगा वो क्या लगेगा, मान लीजिए e1 वेलोसिटी है यहाँ पे तो डाउनवर्ड लगेगा। मान लीजिए कि अगर पार्टिकल एट द टॉप पॉइंट पे आता है, ये आपका एट द टॉप पॉइंट है जहां ये मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाता है, एट द टॉप पॉइंट, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाता है तो इसकी जो मान लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन की ओर जाने वाली वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। केवल अगर रह जाएगी तो क्या रह जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाली रह जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी रह जाएगी, ये वाली जीरो हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि इसको यू वाई मानते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, केवल रहेगा तो क्या रहेगा, यू एक्स वाला रहेगा। लेकिन जी जो लगेगा वो जी हमेशा कहाँ लगता है, जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो यहाँ पे एक स्थिति बनती है कि ये जो मान लीजिए कर रहा है ना वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, तो एक यही स्थिति बन रही है कि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन होगा। कब, जब वो पार्टिकल एट द टॉप पॉइंट पे पहुँचेगा। इसके अलावा ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं बन रही है। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ की बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ आ गया पार्टिकल, तो ये जी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पार्टिकल आ गया, तो अब यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इस तरह की होगी। जी जो लगेगा वो क्या लगेगा, एकदम डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे लगेगा जी। तो यहाँ भी ये 90 नहीं बनेगा, एक ही पॉइंट पर बनेगा, वो आपका जो होगा एट द टॉप पॉइंट होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अभी कह रहा है कि इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन, मतलब ये एक्सीलरेशन के बराबर परपेंडिकुलर होगा, तो ए वाला तो गलत है। इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन, ये भी गलत है। एक स्थिति आती है कि परपेंडिकुलर हो जाता है वेलोसिटी के एक्सीलरेशन। इज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली, ये सही है। एक क्षण जो होता है एट द टॉप पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन हो जाता है। तो सी वाला जो है वो सही है। डी की विचार करें, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन फॉर टू इंस्टेंट, दो क्षण नहीं, एट द टॉप पॉइंट पे केवल होगा। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे।